आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं मुख्यतः कावेरी इंजन प्रोग्राम के बारे में। हम सब जानते हैं कि तेजस प्रोग्राम इस समय जेट इंजन के अभाव में बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और इसका तात्कालिक कोई समाधान भारत के पास है भी नहीं। और इसको लेकर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं, उनके मन में जो रोष का भाव है वो हमें देखने को मिला भी है। और इसी पर मीडिया से बात करते हुए सीनियर डिफेंस एनालिस्ट रनीश राजन सर ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि यदि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी भी नहीं समझ पाई कि स्वदेशी जेट इंजन के क्या महत्व हैं, तो हमारे लिए ये बहुत चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए तो सही यही है कि वो अब बिना सोचे कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए जितने भी फंड्स की ज़रूरत है उसको रिले करें, उसको रिलीज़ करें, ताकि हमारा जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि एक चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन क्या हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा है? ऑलरेडी जनरल इलेक्ट्रिक का जो हाव भाव है, जो इंजन की डिलीवरी है, इसने एक तरीके से देखा जाए तो तेजस मार्क वन ए प्रोग्राम को इंस्टॉल करके रखा है। अब तक हमें तकरीबन 6 एयरक्राफ्ट मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें एक भी एयरक्राफ्ट अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि 83 तेजस मार्क वन ए के लिए जो F404 इंजन है उसको नियत रखा जाए, लेकिन आप लोग जो फॉलो ऑन ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, हमारे विचार से इसके लिए हमें जो इंडिजिनस इंजन है इसके तरफ ही देखना चाहिए, वरना हमें भविष्य की समस्याओं से हमेशा निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। राजन सर ने यह भी कहा कि इंडिया को इस समय ज़रूरत है कि एक रोबस्ट डोमेस्टिक इंजन सोल्यूशन हमारे पास हो, जो कि हमारे ऑपरेशनल नीड को पूरा कर सके और हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है इससे हमें बाहर निकाल सके। तभी जाकर के सही मायने में जो आत्मनिर्भरता है वो प्राप्त होगी। अगर हम मौजूदा कावेरी इंजन की बात करें तो ये डाई कॉन्फ़िगरेशन में यानी बिना आफ्टर बर्नर के ये 49 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। और आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद अगर हम इसके थ्रस्ट को कैलकुलेट करें तो इसका कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है, क्योंकि एक आफ्टर बर्नर इक्विप वेरिएंट जो कि बेसिकली देखने को मिलता है कि वो ड्राई थ्रस्ट से तकरीबन 1.6 से 1.8 गुना ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है। या अगर हमें एक कंजर्वेटिव जो फैक्टर है 1.7 का उसको लेकर चलें और थ्रस्ट कैलकुलेशन करें तो 49 इज टू इंटू 1.7 यानी 83.3 न्यूटन का किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये F404 जो कि 84 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है उसके तुलना में थोड़ा कम होगा, लेकिन जो फ्लैट रेटेड डिज़ाइन है इसका हमें बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो फ्लैट रेटेड डिज़ाइन है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कंसिस्टेंस जो थ्रस्ट लेवल है इसको बना के रखता है और उसमें टेम्परेचर का कोई बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आप सब ने एक स्टेटमेंट अक्सर सुनी होगी फॉरेन इंजन के साथ, हमें ये सुनने को मिला है कि जो इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है इसमें जो इंजन है वो तकरीबन 10% तक जो थ्रस्ट है वो कैसे ड्रॉप कर सकते हैं या जो पावर है उसको ड्रॉप करते हैं। लेकिन जो फ्लैट रेटेड डिज़ाइन है इसमें ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी और इसीलिए जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है वो इस तरफ इंगित कर रहे हैं कि भारत को अब अपने कावेरी इंजन प्रोग्राम में ध्यान देने का यही सही समय है। क्योंकि अगर हम इसको एक दशक के अंतर्गत भी विकसित कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर राहत की बात होगी। क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आप सब जानते हैं कि F404 का इस्तेमाल अब कावेरी जैसे तेजस जैसे प्रोग्राम में ही होना है और कोई बड़े ऑर्डर भविष्य में आते दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे में संभावित है कि जो सप्लाई चेन इशूज़ हैं वो हमेशा बने रहें, ये रिजॉल्व ही ना हो और आप अमेरिका जैसे देश की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते कि कब ये इम्पैक्ट के चलते आगे चल के अगर एक बार शुरू भी कर देते हैं तो कब बंद हो जाएगी सप्लाई, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यानी हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ की एक लंबी लाइन है। तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये रफ्तार पकड़े और भारतीय वायुसेना को सारे एयरक्राफ्ट समय से मिले, तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि अब बिना किसी यहाँ पर संदेह के जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है इसको युद्ध स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। जीटीआरए के कॉन्फिडेंस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास ये पोटेंशियल है कि हम कावेरी इंजन को जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट है वो प्रदान कर सकते हैं और इसके लिए जो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिक हैं उन्होंने कैलकुलेशन भी सामने रखी है कि एक बार जब वैलिडेशन हो जाएगा, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तो तुरंत जो आफ्टर बर्नर वेरिएंट है उसके साथ ये टेस्ट किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। अब अगर हम जीटीआरई की बात माने तो उनका ये कहना है कि कावेरी इंजन के लिए वो ऑलरेडी जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है वो तैयार कर रहे हैं और एक बार जब सारी चीज़ें सर्टिफाई हो जाएंगी तो उसके तुरंत बाद जो कावेरी 2.0 है इसकी शुरुआत करी जाएगी। हालांकि कावेरी 2.0 की बात करें तो ऑन पेपर तो ये काफ़ी पावरफुल इंजन नज़र आ रहा है, जिसको लेकर ये क्लेम किया जाता है कि ये 85 से 90 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। और ऐसे में अगर ये वाकई ऐसा कर पाया तो हमारे लिए ये एक बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि हमारे पास सही मायने में देखा जाए तो खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। ऑलरेडी हम तेजस प्रोग्राम को लेकर चिंतित थे तो वो तो डिले हो चुका है। ऑलरेडी हमें अब तक तकरीबन 2 से 3 एयरक्राफ्ट मिल जाने चाहिए थे अगर हम 2022 और 23 की रिपोर्ट की बात माने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस समय एक भी ऑपरेशनल तेजस मार्क 1A नहीं है,
2028 तक इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा हो जाना था, जहां पर सारे एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी हो जानी थी। अब तो गनीमत यही रहेगी कि 2030 तक पे अगर हमें सारे एयरक्राफ्ट मिल गए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये सारी चीज़ें इस समय रोष का भाव उत्पन्न कर रही हैं और भारत के लिए ये चीज़ें चिंता का सबब बनती जा रही हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि भारत के एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि तेजस मार्क टू और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है। और इनके द्वारा हाल ही में एक टेंडर इशू किया गया है जो इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि इस समय जो तेजस मार्क टू और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, इसके लिए जो कंसल्टेंसी सर्विस है और असिस्टेंस है, इसकी तलाश आडा को है। आडा ने अपने टेंडर में ये कहा है कि वो इस समय ऐसे एक्सपर्टीज़ की तलाश में है जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन के साथ जो इंजन इलेक्ट्रिक और एवियोनिक इंटरफेस है उसको ऑप्टिमाइज करने में आडा की मदद कर सके, और जो रियल टाइम मॉडल इंटीग्रेशन और टेस्टिंग है इसको लेकर भी वो कंसल्टेंसी प्रदान कर सके। ये मूव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आडा ये चाहती है कि जो तेजस मार्क टू का डेवलपमेंट है उसको रैंप अप किया जा सके, और साथ ही साथ भारत का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है एमका प्रोग्राम है उसमें भी सहयोग मिल सके। इस प्रोजेक्ट का जो कि मेन उद्देश्य होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी है उसको एक बूस्ट मिले और भारत को जल्दी से जल्दी जो एयरक्राफ्ट है वो प्रदान किया जा सके। अब तेजस मार्क टू और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए आधा फोकस्ड है कि इन्हें जो कटिंग एज एवियोनिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है F414 इंजन के साथ उससे इंटीग्रेट किया जा सके, क्योंकि F414 एक पावरफुल है इंजन है और प्रूवन इंजन है और ये मल्टीपल जो इंटरनेशनल फाइटर जेट्स हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। लेकिन इसके लिए इसमें रोबस्ट इंटरफेस जो कि एवियोनिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए होता है वो ज़रूरी है, और ये इंश्योर करता है कि जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज बनी हुई है और बराबर वो काम कर रही है। और इसके लिए जो एक्सपर्टीज़ है, स्पेशलाइज एक्सपर्टीज़ है, उसकी तलाश एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इस समय की जा रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का कहना है कि तेजस मार्क टू पर उन्होंने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है और वो 2025 के मध्य तक या 2025 की शुरुआत में ही जो प्रोटोटाइप रोल आउट है इसको लेकर कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें देखने को मिल जाए। अब आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि 2025 साल काफ़ी बड़ा होने वाला है। कुछ रूमर तो ये भी इंगित कर रहे हैं कि एरो इंडिया 2025 में हमें कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है। अब वो सरप्राइज क्या होगा, कैसे होगा, इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और 2025 के अंत तक या 26 के शुरुआत में इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित करी जाएगी और उसके तुरंत बाद जो सिलसिलेवार टेस्टिंग होगी वो शुरू की जाएगी। इनिशियली तकरीबन 120 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने हैं, लेकिन आगे चल के ये जो नंबर्स है ये बढ़ेंगे और 200 को पार कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो प्रोग्राम है इनको तय किए गए स्केड्यूल के हिसाब से ही आगे बढ़ाया जाए। हालांकि इंजन प्रोग्राम की जहाँ तक बात रही तो हम ये मान के चले थे कि दिसंबर में इंजन डील होती नज़र आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इंजन डील हमें मार्च 2025 से पहले होती नज़र नहीं आएगी और उसके लिए हमें लंबा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ भी हो, अब कोशिश तो यही की जा रही है कि प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र जो निर्माण कार्य है उसको पूरा किया जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।